बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क को जिन चैलेंजों का सामना है, इसमें ओहदा बरा होने के लिए सियासी माहौल को साजगार बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क में इसके बरक्स हुकूमत और अपोजिशन ने मिलकर हालात को इस नहज पर पहुंचा दिया है कि आज आम आदमी ये समझता है कि पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल महफूज ही नहीं रहा, क्योंकि इस मुल्क की माफियाज को हुकूमती सरपरस्ती हासिल है। 89 शुगर मिलों में से 84 बड़े हुक्मरान खानदानों की हैं। अदालती निज़ाम को 26वीं आईनी तरमीम का तड़का लगाकर बर्बाद कर दिया गया है, जबकि इस मुल्क में जो खुद नाअहल है वो नाअहली के सर्टिफिकेट तकसीम कर रहा है। इस मुल्क में तालीम का निज़ाम तबकाती है और तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए भी रोजगार के मौके नायाब हैं। पाकिस्तान में 8 करोड़ मजदूरों में से 10% को भी बुनियादी हकूक हासिल नहीं है, जबकि हर अवामी रिलीफ के नाम पर प्रोग्राम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो कैसे हुक्मरानों से बेहतरी की तवक्को की जा सकती है और कैसे अपोजिशन से कोई उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि ये दोनों ही अंदर से मिले हुए हैं और मिलकर इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं। क्या यह सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा या कि इसमें कोई तब्दीली आएगी और इसे कौन लाएगा? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार तजिया कार जनाब ज़मीर आफाकी साहब को और मुकीम अहमद खान साहब को दावत दी है, जो कि हमें वीडियो लिंक पर यूके लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं। हम दोनों ही मेहमानों ग्रामी के शुक्रगुजार हैं कि वो अपने वक्त में से मसरूफियात में से वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज मुकीम अहमद खान साहब से ही करते हैं। मुकीम अहमद खान साहब, क्या किसी को मुल्क में दरपेश चैलेंजों का एहसास है और क्या अवाम किसी की तरजीहात में शामिल हैं और क्या कभी अवाम तरजीहात में इनकी शामिल हो भी पाएंगे? जी मुकीम अहमद खान सर, आपने सवाल नहीं किया, पाकिस्तान की अवाम की नब्ज पे हाथ रख दिया। अब ये जो कुछ सारा सिलसिला चल रहा है मुल्क में, जो इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं, जो कुछ पार्लियामेंट में हो रहा है, उसमें अवाम नाम की चिड़िया का गुजर भी नहीं है। पार्लियामेंट का इजलास होता है या वहां पे कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे लग रहे होते हैं, या वहां पे कोरम की निशानदेही हो जाती है, या हुकूमत की तारीफों के पुल बांध दिए जाते हैं, या ऐसी कोई कानून साजी लाई जाती है कि जो गैर जरूरी है, गैर मुतलका है, या सिर्फ इख्तियारात बढ़ाने की कोशिश है। ना महंगाई के ऊपर कोई बात करता है, ना बिजली सस्ती करने का कोई मसला डिस्कस होता है, ना अमन अमान की सूरत हाल पर कोई संजीदा कदम सामने आ रहा है। अभी तक यही बातें होती गई, सारी उम्र से हम सुन रहे हैं कि जी वो एक ज्वाइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट बनेगा जिसकी एक ही स्ट्रेटेजी होगी और अंडर वन रूफ जो है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी और ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑपरेशंस होंगे। आज तक वो नहीं हुआ। हर एजेंसी का किबला अलग है और उसकी डायरेक्शन अलग है और वो एक दूसरे से ना इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं ना कोऑर्डिनेशन करते हैं। फिर ये जो कौमी और सूबाई हुकूमतें कह लें या जो ये अरेंजमेंट है इस वक्त का, उसमें भी कोई कोऑर्डिनेशन दिख नहीं रहा है कि ना सरहदें महफूज हैं, ना मुल्क के अंदर अमन अमान की सूरत हाल ठीक है। तो अब ये समझ नहीं आती कि हमारी तरजीहात क्या हैं, हमारा टारगेट क्या है, हमारा हदफ क्या है, हम करना क्या चाह रहे हैं, हम क्या अचीव कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि हम संजीदा होकर ये भी नहीं सोच रहे कि व्हाट आर द टॉप 5 या टॉप 3 प्रायोरिटीज कि जिस पर हमें सारों को मिलकर काम करना चाहिए। एक जानिब अवाम की तरजीहात को रोते हैं कि अहले सियासत हो या फैसला साज हो, उनकी तरजीहात में अवाम नहीं है। यहाँ तो इनकी कोई तरजीहात नजर ही नहीं आती हैं किसी की भी। क्या वजह है कि हम आज तक अपनी तरजीहात को फाइनल नहीं कर पा रहे हैं
कि हमारी तरजीह क्या है। हमने तरजीह क़याम अमन को रखा, वो भी नहीं हो पा रहा है। दहशतगर्दी हर रोज सर उठाती है, हर रोज हम एक नए फोर्स का ऐलान करते हैं, नए एक्शन प्लान का ऐलान करते हैं, लेकिन सब कुछ वहीं धरे के धरे रह जाता है। फिर एक नया धमाका, फिर एक नया सानिया हो जाता है। अब बुनियादी तौर पे अपना देखें, शाह नसीम साहब अपना ये मुकीम साहब ने एक अच्छा तजिया भी किया है, और ज़ाहिर है जितने भी लोग हैं, खा वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर हैं, जो ये गुफ्तगू करते हैं, उनका बुनियादी मकसद और मतवा नज़र यही होता है कि वो ज़ाहिर सोच रहे होते हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को अच्छा देखने के लिए। जब ये नहीं हो रहा होता तो फिर हम जैसे लोग थोड़ा सा जो है ना वो किसी और तनाज़र में गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि जी ये नहीं हो रहा। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान बनते ही ये जो मतलब एक टोला था कह लें, या ये लोग थे जो काबिज़ हुए, वही चेहरे बदल बदल के उन्हीं के लोग जो हैं वो आते जा रहे हैं। पाकिस्तान का बुनियादी मसला जो है वो अभी तक वहीं का वहीं है, जिससे दुरुस्त किए बगैर आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी कानून साजी कर लें, आप पार्लियामेंट बना लें, आप 50 एक्शन कर लें, जब तक आप उसके मर्ज की तशखीश करके उसका जो बुनियादी मसला है उसे हल नहीं करेंगे या उस तरीके से पाकिस्तान को नहीं चलाएंगे, तो यहाँ पर इंतशार भी रहेगा। यहाँ लोग जो हैं वो एक दूसरे से, अब तो ये आलम हो चुका हुआ है कि आपका जो मुखालफ कोई नुक्ता नज़र है या आपके जो मुखालफीन हैं, खा वो मजहबी हवाले से हैं, खा सियासी हवाले से हैं, खा वो किसी भी तबके के हवाले से हैं, वो अपने ख़िलाफ़ बात सुनना ही नहीं चाहते। तहम्मुल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं रह गया। जगह जगह गली महल्ले में जो है सर फटोल हो रही है, सिपाही जो है वो अवाम के गल पड़ रहा है, अवाम सिपाहियों के गल पड़ रही है। हम ये रोज़ मनाजर देख रहे हैं। कत्ल गारत जो है इतनी तेज़ी के साथ बढ़ी है, यहाँ इतने ज़्यादा इन्होंने पंजाब में महकमे भी बना दी हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क कहीं नहीं पड़ा। और ये वो चीज़ें हैं जो मतलब अब जिसे कह लें। दूसरी बात ये है, मतलब इससे मतलब कह लें कि बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान बहरहाल ये जो शराफिया है उसकी एक चरागाह है। वो आते हैं यहाँ पर, अपना एक वक़्त टेन्योर गुजारते हैं, अपनी तइशात में इजाफा करते हैं, अपने सरमाए में इजाफा करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं वो कूच कर जाते हैं। अवाम जो है, अब अवाम का मामला भी ये देख लीजिए कि अवाम बेचारी तो जो है वो, अब हम उसको बेचारा तो कह रहे हैं, लेकिन उससे भी अभी तक शौरी लिहाज से हम अवाम को ये नहीं कहते कि वो शौरी लिहाज से कहीं किसी इंसानी कलम में ढल के सोचने की पोजीशन में आए हों। जब वो इस सतह पे नहीं आएंगे, क्योंकि जब उन्हें पता होगा कि अगर इलेक्शन होते हैं यहाँ पे और उसके नतीजे में कोई हुकूमत बनती है, तो हमें वोट किसको डालना चाहिए, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, एक जो हमारे सामने लीडर खड़ा हुआ है वो कौन है, उसे वोट डालते वक्त किन उसाफ का हमल होना चाहिए। वो तो अपनी पार्टी को वोट डाल रहे हैं, अपने नुमाइंदे को वोट डाल रहे हैं। बात जिस पे मैंने की थी ना, जो बुनियादी मसला है, बेसिकली बुनियादी मसला ये कि आपका मुल्क क्योंकि बना था जमहूरियत के नाम पे, जमहूरी एक प्रोसेस होना था, जमहूरी तसलसल के साथ चलना था, वो अभी तक कंटिन्यूटी नहीं हो सकी। बदकिस्मती से हर सियासी जो जमहूरी हुकूमत जो है वो वक़्त से पहले उसे घर भेज दिया गया। ये अब से नहीं है, जब से पाकिस्तान बना है उस वक़्त से भी। अभी भी जो बंदोबस्त चल रहा है, वो अगर बंदोबस्त ना हो तो शायद ये अब तक असम्बलियाँ टूट चुकी होती, कोई और सिलसिला बन रहा होता। दूसरा ये कि यहाँ पर कानून की हुक्मरानी नहीं है। मतलब कानून की हुक्मरानी ये कि कानून तो है, लेकिन वो कानून है कमज़ोर आदमी के लिए, वो है उस आदमी के लिए जिसके कोई वसाइल नहीं है, जिसके पास ताकत नहीं है। ताकतवर के लिए कोई कानून नहीं है। जब, और तीसरी बात यह कि आपका जो अदल का निज़ाम है, जो इंसाफ का निज़ाम है, वो या जुडिशरी का निज़ाम जो है, या आपका प्रोसिक्यूशन का जो निज़ाम है, वो इतना खस्ता हो चुका हुआ है कि आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा। अभी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले कि एक महकमा इन्होंने बनाया, महकमा क्या, उसी को इनहांस करके इन्होंने थोड़ा उसको डेवलप किया, जिनको ये इख्तियार दे दिया गया कि बंदा पड़ो और मार दो। उसकी भी शायद ये ज़रूरत पेश की, मतलब इन्होंने मतलब उसकी जवाब ये बताया कि जनाब यहाँ तो अदालतों में इंसाफ नहीं है, तो इसलिए फिर जो जहाँ नज़र आता है अगर साबित हो जाता है तो उसको मार दें। ये एक सस्ता इंसाफ कह लें या फौरी इंसाफ, जो मावराए अदालत हमारे जैसे लोग हैं वो कहते हैं। तो चीज़ें जो है ना हमारे इतनी कॉम्प्लिकेशन है शायद साहब, मियाँ साहब, कि उन कॉम्प्लिकेशन मतलब जितनी कॉम्प्लिकेशन है ना, आपने जो अपने इब्तदाइये में बात की, आपने तो उसके ऊपर अगर हम वन बाई वन मतलब तालीम पे आपने बात की, अमन अमान पे बात की, मुल्क की सियासत पे आपने बात की, आपने पार्लियामेंट की बात की, आपने 26वीं तरमीम की बात की,
ये सारे जो है वो तो एक एक इशू के ऊपर एक एक प्रोग्राम जो है वो भी कम है जी। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हम अभी तक तो मतलब मेरे जैसे जो लोग हैं वो कभी मायूस नहीं होते, वो हर जगह पे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देख रहे होते हैं, उससे कोई उम्मीद की किरण भी है। हाँ, आप आज एक थोड़ा सा अपना जो आपने बात की थी ना तालीम की, देखिए दुनिया भर में अगर कहीं कोई इनकलाब आया सोच में, फिक्र में, शऊर में, वो तालीम के जरिए आया। आपका तालीमी निज़ाम जो है वो स्कूल से लेकर कॉलेज तक, कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक अब तक क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जा ही नहीं सका। उन्होंने कोई सोच ही नहीं पैदा की, उन्होंने कोई तहकीक ही पैदा नहीं की। आपके मुकाले लिखे जाते हैं, थीसिस लिखे जाते हैं पसंद नापसंद की बिना पर। आप सवाल करके देख लें, मतलब यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वहाँ पे एमफिल PhD के जो तालब इलम हैं या BS के जो तालब इलम हैं, वो जो सामने पढ़ा रहा है टीचर या वो लेक्चरार जो भी है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, उसे कभी सवाल करके तो देखें, वो आपके गल पड़ जाएगा। अगर उसका कोई जो भी उसका पस मंजर है जिस भी हवाले से है, वो आपको सवाल नहीं करने देगा, वो आपको जवाब नहीं देगा, वो फिर आगे कुछ और। तो आपकी तमाम इस वक्त यूनिवर्सिटियाँ भी जो हैं और स्कूल भी जो हैं और जो मदरसे हैं, ये तकरीबन एक लेवल के ही हो चुके हैं, एक लेवल की ही तालीम दी जा रही है। आप अपनी तालीम को तो बेहतर करें, अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर करें। हमारा तो पूरे निज़ाम का निज़ाम जो है वो पोशीदा हो चुका है, गलाज़त ज़दा हो चुका है, बदबूदार हो चुका है। जब ये सारा कुछ हो चुका है तो फिर भी क्या वजह है कि हुक्मरानों और फैसला साजों की तरजीहात जो है, सिमत जो है, वो क्यों नहीं दिखाई देती? कि देयर इज ए विल देयर इज ए वे, कि अगर तो कुछ करने की आपकी नियत हो ना तो आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन यहां पे वो बात ही नहीं है कि सियासतदान आप देख लें, उनका विजन जो है वो टेलीविजन से आगे नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट का अपना कोई हदफ होता है, अपनी तरजीहात होती हैं, और फैसला साजी के वक्त या कानून साजी के वक्त वहां तंजीम साजी शुरू हो जाती है। अब ये मिसरा जो है वो साहिबाने दानिश के लिए अब वो सामने समझ नहीं है। वो तंजीम साजी रात को होती हुई हर एक ने देखी है। जब भी कभी कोई इजलास हुआ, जब भी कोई इनकी तंजीम साजी का वक्त आया, तो वो स्टोरीज निकलती रहती हैं। तो आप देख रहे हैं, आपके सामने है कि बजट साजी ने क्या में देखे ना, तरजीहात में सियासी इस्तेकाम होना चाहिए, क्या में अमन होना चाहिए, और CCD को उन्होंने फाल तो कर दिया है। वो अब कह तो दिया उन्होंने, बंदे मारे जाए फैसला, जरूरत ही नहीं है आपको अदालतों में। जगहों पे तनकीद हो रही है और इन्हें इजाजत दी जा रही है। अदालती निजाम, प्रोसिक्यूशन का सिस्टम, पुलिसिंग, मैजिस्ट्रेसी, वो कमिश्नरेट, अंग्रेज का बनाया हुआ निजाम जो है, हमने उसको चूं चूं का मुरब्बा बना दिया। नतीजा ये हुआ है कि ना कोई शरीफ आदमी अदालत में केस करके राजी होता है, ना केस करने वाले को ये उम्मीद होती है कि इंसाफ मिलेगा, ना पुलिस को कोई आदमी अपनी तरफ मुतवज्जह करना चाहता है। ये जिरगे क्यों होते हैं हमारे यहाँ? इसी वजह से होते हैं ना कि जी ये पुलिस वाले हमारी खाली उतार लेंगे, इंसाफ फिर नहीं मिलेगा, और उनकी फटीकें भुगतते भुगतते हम दुनिया से गुजर जाएंगे। अगर पुलिस का निजाम ठीक हो तो वो सरदारों, चौधरियों, मलकों और खानों के पास कौन जाए अपने मसले लेके? कि हालत यह है कि कत्ल तक के मुकदमों में जिरगे हो रहे होते हैं। वो क्यों हो रहे होते हैं? उन्हें पता है कि गलत या दुरुस्त फैसला आज 5-7 दिन में हो जाएगा और जो कुछ भी करना कर देंगे। तो ये इससे बड़ी निजाम की नाकामी और क्या होगी कि ना तो आपकी पुलिस के पास कोई जाता है, ना अदालत में जाने वाला जो है उसको किसी चीज की कोई तवक्को होती है, और ना ही जो है कोई शहरी तालीम हासिल करने के बाद गारंटीड रोजगार की बात कर सकता है। नहीं, आप कहते हैं CCD को जो बाख्तियार बनाया गया वो ठीक है? फिर
जहाँ चाहे आप भी फैसला करें और मार दें। अब ये कोई जंगल का कानून आप लागू कर दें तो मैं नहीं कह सकता। देखिए वो अदालतों ने उस पर क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिए कि यार ये क्या हो रहा है कि आप मुलजिम पकड़ते हैं और फिर बता देते हैं कि वो मुलजिम नंबर 1 ने मुलजिम नंबर 2 को गोली मार दी और 3 और 4 जो हैं वो उनके साथियों ने उनको छुड़ाने की कोशिश की थी, तो उनकी फायरिंग की जद में आ गई और पुलिस को कुछ नहीं हुआ, उनकी गाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ और गवाह भी कोई नहीं, पुलिस वाले उसके गवाह हैं। तो वो अदालतों ने क्वेश्चन उठाने शुरू कर दी कि इस तरह क्या में अमन आ जाएगा। अच्छा, आपका मतलब ये एक सवाल, एक अच्छा बुनियादी सवाल है। बुनियादी तौर पे देखिए, कोई भी काम, कोई भी ऐसा जो तरीकाकार है जो मावराए आइन हो, मावराए कानून हो, उसकी तो किसी भी सूरत में जो है ना उसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये एक बात मतलब ठीक है, चलें जी मुल्क में ये सारी चीज़ें, लेकिन सवाल वो फिर वही आ जाता है, अदालतों ने तो वही फैसला करना है जो प्रोसिक्यूशन जो है या तफ्तीशी जो आपका निज़ाम है वो जो उधर पेश करता है, उन्होंने एविडेंस के ऊपर फैसला करना होता है ना। आप अपने सिस्टम को बेहतर नहीं करते, आप पुलिस को इख्तियारात दिए जा रहे हैं। ये मुझे लेट मी कंप्लीट, मुझे ये थोड़ा सा ना कंप्लीट कर लेने दीजिए क्योंकि बड़ा अहम इशू है, ठीक है। आप उनको जदीद, आज भी आपकी जो पुलिस है पूरे पाकिस्तान की, वो स्वाय डंडे, गाली और सोटी के या बंदूक के अलावा उसके पास तफ्तीश का कोई बेहतर तरीकाकार ही नहीं है। थाना जो होता है ना, थाना बुनियादी तौर, मैं इसको बड़ी मरतबा लिख चुका हूँ, बहुत सारी चीज़ें इस पर लिखी हैं कि थाना इंसाफ की बुनियादी ईंट है। अगर आपका थाना दुरुस्त है, आपकी पुलिस दुरुस्त है, आपके इस मुल्क के 90% क्राइम ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। वहाँ लोगों को पता हो गया हमें यहाँ पे इंसाफ मिल रहा है। अब क्या है, आप देखें माजी में भी जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे तब भी ये पुलिस मुकाबलों का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला था और फिर उसके अगेंस्ट उनके ऊपर एक केस भी चला था जो बड़ा अर्सा चलता रहा। फिर जब वो दोबारा हुकूमत में आए तो वो जान छूटी उसकी। अब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा जो है, मुझे नहीं लगता कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो अब बार बार मुख्तलिफ जगहों पर आके तो ये कह रही हैं कि जी लोग माफ़ियाँ मांग रहे हैं, वो तौबा कर रहे हैं। भाई डंडा बंदूक किसी के भी रख लें, आप जब बुनियादी इस्लाह नहीं करेंगे, आप जब बगैर किसी एविडेंस, वो बगैर उसके तहकीक के किसी बंदे को मार देंगे, आपको उस जुर्म का पता, उस जुर्म अदालती इख्तियार है, उस जुर्म का पता कैसे चलेगा, यानी उस जुर्म की वजह कैसे पता चलेगी। आप साइको एनालिसिस करें, आप सोसाइटी में देखें कि ये जराइम क्राइम जो है ये बढ़ क्यों रहा है, ये कौन लोग हैं, किस तरह से हैं, वो उनको, और इसका फैसला अदालत में उनका निज़ाम, जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है, जो तफ्तीशी निज़ाम है, उसे जदीद सिस्टम के तहत लाएं, उसे मजबूत करें। CCTV के जो मतलब इन्होंने सरबराह लगाए हैं, बड़े एक नेक अच्छे हमारे कहीं मतलब थोड़ा बहुत जानने वालों में से हैं, वो बड़ा एक शरीफ आदमी, बड़े यानी बेहतर अप्रोच के हैं, बाशऊर आदमी है, उसे सोच और फिक्र के हामिल एक अफसर है। लेकिन यहाँ पर आकर क्या होगा कि जब ये कुछ अरसे के बाद आप देखिएगा ये सारे लोग जो हैं इनके ऊपर सवाल अभी भी उठना शुरू हो गए हैं। अब अदालतों में बातें जा रही हैं, यहाँ तक क्या कि लोग जो है वो कह रहे हैं कि जी पैसे लेके मारना शुरू कर दिया। ये तरीकाकार जो है ना सर खान साहब, इसमें तो सियासी जो है वो भी इंतकाम शामिल नहीं हो जाएगा। अब वो एक खातून का इंटरव्यू वायरल हो रहा है, वो कहने लगी जी पहले मेरे एक बेटे को उठाया, फिर उस और पता नहीं उसके लिए पैसे मांगे और उसके बाद जो है दूसरे उसको मार के दूसरे बेटे के ऊपर यानी मकतूल के भाई के ऊपर पर्चा दे दिया कि उसने मारा है। और सियासी मुखालिफिन को भी टेररिस्ट बना दिया जाएगा ना जी, जैसे कि पहले बनाया जा रहा है, अब उठाया जाएगा और फिर उसे सरेआम टेररिस्ट साबित करके खुद ही मार दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि जनाब ये टेररिस्ट था, ये टेररिस्ट का जो हम नवा था। अब देख लें मतलब वो क्या कहते हैं, मीर मुर्तज़ा भट्टो को भी तो मारा ही था ना एक वक्त में, ठीक है। और इस तरह से कई और चीज़ें, मतलब मकसद कहने के हम जैसे लोग हैं, अपने मुकीम साहब की अगर बात मुकम्मल हो गई हो तो मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा करना चाहता हूँ। वो इस बात पे बहरहाल ये कभी भी नहीं हम चाहेंगे कि मुल्क पूरे में लाकानूनियत कानून के नाम पर की जाए, ठीक है। आपके पास पार्लियामेंट है, आप मतलब मुंतखब नुमाइंदे हैं, आप अच्छी कानून साजी करें, आप अच्छे अफसरान भर्ती करें, आप पढ़े लिखे, आप इस वक्त क्रिमिनोलॉजी के शोबे मतलब आगे हैं, अब जदीद तालीम आ गई है, आप उन जो नए लोग हैं, नए फ्रेश जो ग्रेजुएट हैं,
आप उनको लाएं, उन्हें मतलब ट्रेनिंग दें ताकि वो एक, देखिए अभी इन्होंने मुकीम साहब ने अंग्रेज का निज़ाम, अंग्रेज के निज़ाम को गाली तो निकालते हैं, लेकिन अंग्रेज के निज़ाम में कभी भी कोई क्राइम अनट्रेसेबल रहा ही नहीं था। खास पे 10 साल लग जाए वो मुजरिम को ढूंढ कर, अभी भी इसी तरह अपने मुमालिक में इसी तरह है। लेकिन यहाँ पर ये इन्होंने बड़ा आसान ढूंढ लिया ना कि फड़ो जनाब 2 लित्र मारो मना लो और गोली मारो मार दो, और 2 तरह के छिड़के को सीसीटीवी का नाम दे दिया। ठीक है वो। अच्छा, दूसरा एक और है कि जनाब अब वो ये भी एक मजाक है कि आप ही की गोली नेफे में से चल जाती है और आप वो हो जाते हैं प्लांटिंग। ये क्या मतलब किस मजाक बनाया गया। अच्छा, ये अपना मुखिया साहब हर दौर में एक तरफ तो इस तरह की जो है वो फोर्सेस बनाई जाती हैं और उन्हें बाख्तियार किया जाता है, तो दूसरी तरफ हर दौर इक़्तिदार में ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि हम करप्शन का खात्मा कर रहे हैं, करप्ट लोगों को पढ़ रहे हैं और बिला इम्तियाज जो है इंसाफ कर रहे हैं। आजकल भी इसी तरह की कुछ, एक तरफ तो लिस्टों की बात आ रही है कि जी 2 लिस्टें करप्ट लोगों के खिलाफ, जिसमें तमाम जो है वो शोबे जिंदगी के लोग जो हैं उनको शामिल करके एक लिस्ट बनाई गई है और उनके खिलाफ तहकीकात आगाज किया जा रहा है, जिसकी आवाजें भी बाज़ आपको असेंबली से लेके आम अदारों तक सुनाई दे रही हैं। तो दूसरी तरफ मलक रियाज जैसे जो लोग, बड़े लोग हैं, उन पर हाथ डालकर ये साबित किया जा रहा है कि जनाब हमारी जो है वो डेडलाइन या हमारी जो है वो जो आखिरी लाइन है या हद है वो करप्ट लोग हैं और हम करप्ट लोगों को नहीं छोड़ेंगे। उसका आगाज के लिए तो इम्तियाज के लिए मलक रियाज को जो है वो साबित करने की कोशिश की जाए। आप क्या समझते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये दुरुस्त हो रहा है, और ये क्या वाकई करप्शन के खिलाफ कोई जिहाद शुरू हो गया एक दफा फिर? आपने एक सांस में 3 सवाल पूछ लिए। पहले तो आपने कहा कि जी ये सियासी इंतकाम, और माजी में भी ऐसा हुआ, बिल्कुल हुआ जनाब। आपके सामने वो राव अनवार सिंध में जनाब सदर आतिफ अली जरदारी का मुंह बोला बेटा, उसका किरदार आपके सामने है। भुट्टो साहब के टाइम में FSF बनाई गई थी, उसका किरदार आपके सामने है। वो दिलाई कैंप, इफ्तिखार तारी, मुस्तफा खर, हनीफ रामे वगैरह वगैरह, ये दास्तान है पाकिस्तान की सियासत का एक चैप्टर है। उसके बाद पंजाब आ जाए तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ कि फैसलाबाद से इंस्पेक्टर नवीद के बयानात भी आते थे, इकबाली बयान भी आपने सुने, 21 कत्लों में मुलविस होने का भी उसने दावा किया था और जिनकी तरफ इशारा किया था उनका कुछ नहीं बिगड़ा। फिर लाहौर में मशहूर जमाना आबिद बॉक्सर की बॉक्सिंग भी आपने देखी हुई थी कि उसने नरगिस जैसी अदाकारा को गंजा कर दिया था, और बेशुमार एक वाकयात की सीरीज है वो उनसे मुंसलिक की कई कत्ल जो है वो उनके जी। तो दूसरा आपने फरमाया कि ये जो इदारे बनाने वाला काम है, देखिए इदारे बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉलिसी बनाना, उसे इम्प्लीमेंट करना और उससे नताइज हासिल करना ये हुकूमतों का काम होता है। इदारे के ऊपर वो मतलब वो है ना कि वो कटोरे पे कटोरा, हर बेटा बाप से भी गोरा, और हुकूमत बैठी है कटोरे देते कटोरा रख रही है। दिस इज नॉट द आंसर। मतलब यह है कि जो इदारे मौजूद हैं उनको आप रिफॉर्म करें, उनको पावर्स दें, उनके लिए रिसोर्सेज पैदा करें और उसको प्रॉपर लेजिस्लेट करके प्रोसिक्यूशन के निजाम को बेहतर करें और समरी ट्रायल हो। अच्छा, और इंसाफ रियाज पर हाथ डाल के क्या साबित किया जा रहा है मुकीम साहब? ये बहुत बड़ी है इस सेंस में कि आज तक किसी इस लेवल के आदमी का एक बाल भी बीका नहीं हुआ। आप जानते हैं कि पनामा केस में मिसाल दे रहा हूं कि 450 आदमियों का नाम आया था, बाद में वो खाली मियां साहब लपेट में आ गए। और इसी तरह दो लीक्स और हुई थी, जिसमें से दुबई के रियल एस्टेट की लीक्स हैं, जिसमें और भी दुनिया के ममालिक में पाकिस्तानियों की अब इमरान खान इन्हीं की महरूने मिन्नत अंदर है ना जी, वो भी तो सजा पहले इन्हीं के केस में है। तो अब यह है कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन अब ये हम ना तो मलक रियाज को बचा रहे हैं और ना ही हम कोई ऐसी चीज
करना चाह रहे हैं कि जी आप इंसाफ ना करें, लेकिन उसका इम्पैक्ट देखिए इकोनॉमी पे और कंट्री के ऊपर। इसकी जो बहरिया की हाउसिंग स्कीमें हैं उसमें तकरीबन 1.5 लाख घर हैं, ये डेटा जो मेरे पास मौजूद है वो बता रहा है, और 50,000 के करीब मुलाजिम हैं और 3 लाख के करीब प्लॉट्स हैं जिसके मालिकान हैं दुनिया, मतलब पाकिस्तान में या बाहर। अब उसका हुजम आप देखें और उसका इम्पैक्ट देखें। पहले कि भाई पाकिस्तान की मेरा ख्याल है कि 50% रियल एस्टेट जो है कम से कम वो बहरिया टाउन के बैनर के नीचे होगी या मलक रियाज की मरहूम मिन्नत होगी। तो अब यह है कि वो जो मुलाजमीन है हजारों के हिसाब से, उन पर उसका क्या असर पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो इन मनफी असरात को कैसे हैंडल करेगी। तीसरे जो लोग बेरोजगार होंगे उनका क्या बनेगा। और चौथे ये जो उनकी प्रॉपर्टी ऑप्शन 6 प्रॉपर्टीज उन्होंने कोर्ट को दी हुई थी कि अगर हम पैसे ना दे सके, जो जुर्माना हुआ था, तो वो अदालत के हवाले की थी, तो वो उन्होंने 24 घंटे के अंदर नीलामी में डाल दी। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि इनकी अच्छी तशहीर करके इन्हें ऑनलाइन ऑप्शन में डालते ताकि दुनिया भर से लोग उसमें शिरकत करते। अब कहा यह जा रहा है कि वो जो एक मार्की थी इसकी बहरिया टाउन की या मलिक रियाज की, वो 50 करोड़ में नीलाम हुई है और उसकी कीमत 4 और 8 अरब के दरमियान बताई जा रही है। तो अगर ये सिचुएशन है तो दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन कि आप पौने पौने किसी को दे दें या इसको जस्टिफाई कर दें कि जी 4 अरब की जायदाद जो है 50 करोड़ में किसी को क्यों दे रहे हैं आप। ये भी देखने वाली बात है। 2 प्रॉपर्टीज बिकी हैं, बाकी 4 पेंडिंग है फॉर द टाइम बीइंग, और लोग शायद खौफजदा हैं नीलामी में शिरकत करने से कि पता नहीं कल को क्या हो जाए, क्योंकि कोर्ट ने भी वो मैटर टेकअप कर लिया है। और अगर मुझे सही याद है तो मेरा ख्याल है कोई अगले हफ्ते की तारीख है या 24 तारीख है इस महीने की शायद, जिसमें वो इसको फिर देखेंगे कि जी ये नीलामी का अमल दुरुस्त हुआ या नहीं हुआ। तो गुजारिश ये है कि कोई मैसेज या सिग्नल देने से पहले आप उसके असरात का भी तो मुताला करें कि आप जो करने जा रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा। हम ये नहीं कह रहे कि मलक रियाज को छोड़ दें, हम ये कह रहे हैं कि वो उस फैसले के नतीजे में जो बेरोजगार होंगे, जिनकी नौकरियां खत्म होंगी, जिनके वो रोजी रोटी के वसीले सारे बंद हो जाएंगे, वो कहां जाएंगे। देखिए हम इस सिलसिले में ज़मीर आफाकी साहब ये नहीं कर सकते कि करप्ट लोगों को करप्शन की इजाज़त दे दें, या उन्हें अगर वो कोई बड़े इंडस्ट्रियल हैं या वो कोई हाउसिंग सोसाइटीज बना रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस हम हराम को हलाल कर दें, ये तो नहीं कर सकते। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे जो मैं कहना चाहिए, इन सारे जो ये चीजें मिसालें बना रहे हैं, हर दौर में इस तरह के होते रहे हैं काम, ये जो अब हो रहा है कोई नया नहीं हो रहा है। ये जो फोर्सें बन रही हैं, जो हम फाल कर रहे हैं कुछ अदारे, जो हम सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, जो हम अपनी मर्जी के लोगों पे हाथ डाल रहे हैं, ये सारा कुछ पहले भी होता रहा है, इस दौर में भी अब हो रहा है। लेकिन इससे क्या हम निज़ाम जो बेसिक है कि हम क्या निज़ाम की बदबू को ख़त्म कर सकते हैं, क्या हम इस फरसुदा निज़ाम में कोई नई रूह फूंक सकते हैं जो कि इस मुल्क के लिए और इसके अवाम के लिए बेहतर हो सके, और ये वो निज़ाम जो बेहतर हो, वो अवामी और कौमी मुफाद में हो। एब्सोल्युटली नॉट। इसका जवाब तो ये है। दूसरी बात ये है कि इंसाफ का बुनियादी असूल ये है कि वो होता हुआ नजर भी आए और पता भी चले कि इंसाफ हो रहा है। लाइकिंग डिसलाइकिंग या सिलेक्टेड इंसाफ जो होता है वो इंसाफ नहीं है। करप्शन की आप बात करते हैं, अगर मलक रियाज की आपने बात की, बहरिया टाउन की बात की, तो वो एक दिन में नहीं बना। वो एक आदमी महल्ले से कहीं से निकला था, बिल्कुल एक बेयारो मददगार है, आज वो खरबों पता नहीं कितने पति है। उस सारे के साथ जो जुड़े हुए लोग थे, जिन्होंने वो जमीनें, जिन्होंने वो सारा किया, उनको भी लाए ना कटारे में, तो पता चले कि भी आपका भी कोई इंसाफ हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये वो लोग हैं, अब याद आया, मलक रियाज हो, डिफेंस सोसाइटी हो, इस तरह की बड़ी जितनी भी सोसाइटियां हैं, इन लोगों ने बहरहाल एक आम आदमी के, जो आम आदमी गरीब आदमी कोई घर बनाने का कोई ख्वाब देखता था, इन्होंने तो उसके भी ख्वाब छीन लिए। बिल्कुल ऐसे। ठीक। तो बात यह है कि आप हम चाहते हैं कि इंसाफ भी हो,
वो सिर्फ मलक लिहाज के साथ ना सबको कटहरे में आना चाहिए, और जो करने वाले हैं वो भी उनका अपना भी जो है ना वो देखना चाहिए कि वो किस लेवल पे हैं। आप देखिए करप्शन खत्म नहीं हो सकती दुनिया भर में, कभी भी नहीं हुई, कम कर सकते हैं। आप सिस्टम बनाएं, आप सिस्टम को बेहतर करें और कोशिश करें कि आइंदा इस तरह की कोई चीज़ें जो है ना वो सामने ना आए। मुल्क को बेहतर लेकर जाना है तो फिर आपको अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो क्रूशियल अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। वहाँ पे लाइक और डिसलाइक नहीं होना चाहिए, सिलेक्टेड नहीं होना चाहिए, इंसाफ हो और होता हुआ नजर भी आना चाहिए। जी मुकीम साहब, आखिरी आपसे भी सवाल, क्या आप समझते हैं कि मुल्क में जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम रहेगा, जब तक जो है वो करप्शन का दौर आम रहेगा, जब तक कि सिलेक्टिव जो है वो इंसाफ होता रहेगा, जब तक जो है वो अपने मुखालफिन को सियासी इंतकाम का निशाना जाता रहेगा और दहशत गर्दी का ये जो सिलसिला है ये आम रहेगा, कैसे जो है वो मुल्क तरक्की कर सकता है, कैसे जो है वो आगे बढ़ सकता है और कैसे आवाम की जिंदगी में जो है वो तब्दीली आ सकती है? एक तो यह है कि बिला रोक टोक इंसाफ हो और दूसरे टॉप प्रायोरिटीज के ऊपर एक कंसेंसस हो कि हमें पता हो कि जी ये 5 इशू हैं कि जिनको हमने नॉन स्टॉप आगे तक लेकर जाना है। मिसाल के तौर पर महंगाई का खात्मा है, बेरोजगारी का खात्मा है, अमन और अमान का क़याम है, जी अदालती निजाम को बेहतर बनाना है और बाकी जो हमारे बॉर्डर्स हैं उनको सिक्योर करना है। ये जो वो 5 चीजें हैं, आप उसके ऊपर कॉन्सेंसस ले लें तमाम सियासी जमातों का, तमाम स्टेक होल्डर्स का। बाकी इशूज पर आप सियासत करते रहें, इन पे ना करें। ये सिंपल फार्मूला है सर मेरी तरफ से। जी आपने दुरुस्त फरमाया ज़मीर आफाकी साहब और मुकीम अहमद खान साहब, लेकिन बात वही है जो आपके एनालिसिस से सामने आई है कि हमें जो है, चाहे वो हुक्मरान हो चाहे फैसला साज हो, हमें सबसे पहले अपनी तरजीहात को देखना होगा कि हमारी तरजीहात क्या हैं और फिर उन तरजीहात में कौमी तरजीहात को शामिल करना होगा, ज़ातियात को निकाल के। जब तक हम अपने ज़ात को, अपने ज़ाती मुफादात को, अपनी ज़ाती अना को तरजीहात का हिस्सा बनाते रहेंगे, हम ना तो मुल्क में इस्तेहकाम ला सकेंगे, ना ही जो है वो हम मुल्क को जो है कौमी शहरा पर, खुशहाली की शहरा पर गामजद कर सकेंगे, ना ही इसमें क्या हमें अमल ला सकेंगे। अगर हमने करना है कुछ तो फिर अपनी तरजीहात को दुरुस्त करना होगा, अपना किबला दुरुस्त करना होगा, अपनी सिमत का दुरुस्त सिमत का तयन करना का, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं और आवाम की ज़िंदगी में तब्दीली भी ला सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान शाह नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका हमारा हम सब का अल्लाह निगहबान।